हेलो बच्चों, हमने 2 क्लासों में पढ़ा है वर्णमाला और उसके आगे आज चर्चा होगी। हम लोग बातचीत करेंगे वर्णमाला पर। हम लोगों ने पिछले 2 क्लासों में देखा है कि ये पढ़ लिए थे कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य और अंतास्थ, ऊष्म और संजू। ये हमने देख लिया था और थोड़ा सा बच गया था, तो उससे आज हम लोग बातचीत करेंगे कि मैं बता रहा था आपको कंठ में 5 यानी कि कंठ वर्ग में 5 अक्षर आते हैं, तो जिनमें से 5वां और तालव्य में भी 5 और मूर्धन्य में भी, दंत में भी, ओष्ठ में भी ये 5 अक्षर आ जाते हैं, जिससे आज हम बताएंगे कि ये क्या होता है। 5 अक्षर एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पंचमाक्षर या नासिक। किस नाम से जानते हैं? पंचमाक्षर और नासिक। किस लिए कहेंगे कि पंचमाक्षर? क्योंकि इस कंठ व्यंजन का जो वर्ग का जो व्यंजन है, इसमें 5वां अक्षर जैसे गिनेंगे तो काउंट, तो 5वां अक्षर ये भी है, ये भी है, न, न और म, ये 5वां व्यंजन। इस को क्या कहते हैं? पंचमाक्षर कहते हैं। और एक और नाम से बोलते हैं, क्योंकि ये नाम से ध्वनियां निकलती हैं, इसे नासिक भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम लोग उच्चारण के आधार पर देख लेंगे कि घोषत्व के आधार पर, यानी घोषत्व यानी कंपन के आधार पर व्यंजन कितने होते हैं उसको जानेंगे कौन कौन है। तो कह रहा है घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में कंपन। क्या होता है? स्वर तंत्रियों में कंपन, यानी किसका कंपन? ध्वनि का कंपन। कह रहा है कि घोष के आधार पर 2 होते हैं। कौन कौन? एक होता है अघोष और दूसरा होता है सघोष। हम आप बात करते हैं किस पर? अघोष पर। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो उसे अघोष कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में कंपन न हो उसे क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन देख लीजिए, पहला और दूसरा व्यंजन जैसे क और ख, इसमें उच्चारण करेंगे तो स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन नहीं होगा। किसमें? क ख, बोलिए क ख, इसमें कंपन नहीं होगा। जो ये कंठ है इसमें बिल्कुल कंपन नहीं होता है। तो इसी तरह हम लोग देखेंगे कि स्पर्श व्यंजन यानी कि यहाँ से लेकर के और तक ये क्या कहलाते हैं? ये अघोष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अघोष। आप लोग समझ गए होंगे कि अघोष क्या होता है, यानी कि जिन स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन न हो उसे अघोष कहते हैं। अब देख लीजिए सघोष। किस पे आ जाते हैं? सघोष। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन, वहां क्या था अघोष में कि स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, लेकिन सघोष में क्या है कि स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन हो रहा है। तो कौन कौन से? यानी कि हर वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां व्यंजन होता है। तो देख लीजिए, पहला, दूसरा नहीं, यहाँ तीसरा, चौथा और 5वां ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाएंगे आपका सघोष। क्या कहलाएंगे? सघोष। आप उच्चारण करके देख लीजिए, ग यानी कि यहाँ पे उच्चारण, यानी कि कंठ में क्या हो रहा है? उच्चारण। स्वर तंत्र में क्या हो रहा है? वाइब्रेशन हो रहा है, कंपन हो रहा है। घ, ङ, ज, झ, य, ट, ड, ढ, ढ़, द, ध, न, ब, भ, म। आप लोग समझ गए होंगे कि यानी कि स्वर तंत्रियों में क्या हो रहा है? कंपन हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सघोष कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे प्राणत्व के आधार पर। अब प्राण का अर्थ ही समझ लेंगे कि क्या होता है। यानी यहाँ प्राण का अर्थ होता है हवा या वायु। प्राण का क्या अर्थ होता है? हवा या वायु। अब इसमें कह रहा है कि अल्प प्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से वायु कम निकले, यानी हवा कम निकलती हो, उसे क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। या
यानी कि उच्चारण करने में वायु कम निकले मुंह से, उसे क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। ये हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन होता है, हर वर्ग का। यानी कि हर वर्ग में कौन कौन से? ये हो गया आपका, और तीसरा ये आपका हो जाएगा, ये अल्प प्राण हो जाएगा। इसको उच्चारण करने में हवा मुंह से कम निकलती है। देख लीजिए आप लोग, क, उसके बाद इसको बोलेंगे ग, उसके बाद बहुत कम वायु निकलेगा। यानी कि क्या होता है? बहुत कम वायु मुंह से निकलती है, हवा कम निकलती है, इसलिए इसे अल्प प्राण कहते हैं। अब महाप्राण देख लीजिए, महाप्राण में जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकलती है या हवा निकलती है, उसे क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। ये हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन है। देख लीजिए क्या है, ये आपका क्या क्या आएगा? यहाँ से क, ख आएगा, छ, थ, थ और फ, और ये क्या आएगा? इसमें आ जाएगा आपका चौथा व्यंजन, यानी कि घ, झ, ढ, ध और भ। ये आपके क्या कहलाएंगे? महाप्राण कहलाएंगे। आप लोग समझ गए होंगे कि अल्पप्राण और महाप्राण क्या होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा आज हम इस पे बात कर लेंगे अंथक पे। अंथक पे चले जाएंगे तो य व को अर्धस्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धस्वर। ये कभी स्वर की भी काम करती है और कभी व्यंजन का भी काम करता है, इसलिए इसे अर्धस्वर भी कहा जाता है। र को लुंठित कहते हैं। क्या कहते हैं? लुंठित कहते हैं। और ल को पार्श्विक। यानी अब देखेंगे घोष के आधार पर और प्राण के आधार पर। तो घोष के आधार पर ये चारों सघोष होते हैं और प्राण के आधार पर ये चारों अल्प प्राण होते हैं। ये आप लोग समझ गए होंगे। और थोड़ा सा देखेंगे आप लोग क्या तालव्य पर, यानी कि ऊष्म व्यंजन पे। ऊष्म व्यंजन पे क्या होता है कि ये वर्ग है और ये उच्चारण स्थान है। क्या है? ये वर्ग है और ये उच्चारण स्थान है। अब श क्या है? तालव्य, यानी तालु से कटता है। जैसे श, यानी तालु से कटा, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु होगा। श ये भी क्या होगा? मूर्धन्य होगा। इसमें देखिए जीभ क्या करती है? एकदम तालु की तरफ मुड़ जाती है। जैसे बोलेंगे श, ये तालु की तरफ एकदम मुड़ जाती है, इसलिए ये क्या करते हैं? मूर्धा करते हैं। और श है वर्ष, यानी दंत मुंह से टच करता है, इसे मथुरा भी कहते हैं। और ह क्या है? स्वर यंत्री है और स्वर यंत्र, यानी इसको क्या कहेंगे? सघोष और महाप्राण कहेंगे। क्या कहेंगे? सघोष और महाप्राण। ठीक है, अब ये दो व्यंजन बच गए आपके, इसको उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। क्या करते हैं? जैसे यहाँ पे आपने ड ध पढ़ा तो अभी तो इस बार व्यंजन था, लेकिन यहाँ जब बिंदु लगा देते हैं तो यहाँ पर बिंदु लग जाता है तो थोड़ा सा भारी वाइब्रेशन, यानी कि जीभ फोल्ड करके और वायु निकलती है, भारी आवाज निकलता है, तो उसे उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। ठीक है, देख लीजिए। तो को क्या कहेंगे? जब देखिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है? भारी। मूर्धन्य, मूर्धन्य क्या है? सघोष। अल्प प्राण ध, मूर्धन्य, सघोष और महाप्राण। मैंने एक कल संयुक्त व्यंजन बताया था, उसमें छ का थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो गया था, तो आज बता देते हैं इसमें छ किन किन व्यंजनों से मिलकर बना है। क प्लस श। त्र किससे मिलकर के बना है? त प्लस र। ज किससे मिलकर के बना है? ज प्लस ञ। और श किससे मिलकर के बना है? श प्लस र। तो आज का क्लास यहीं तक होता है, लेकिन एक बात ध्यान दीजिए कि थोड़ा सा जो नॉइस ध्वनि बाहर से जो आ रही है, बाहर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए आ रही। बिल्कुल आप किस पे ध्यान देंगे? केवल पढ़ाई पे ध्यान देंगे। आज का क्लास यहीं तक।